चलिए तो आज हम एक नया टॉपिक और एक नए नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। रूल ऑफ नेसेसिटी। रूल ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी विंसिट लीगम। व्हाट इज नेसेसिटी? व्हाट इज नेसेसिटी विंसिट लीगम? तो आज हम पढ़ेंगे नेसेसिटी क्या होता है, कब नेसेसिटी होती है, किस चीज को नेसेसिटी कहते हैं, व्हाट इज इंग्लिश लॉ रिलेटिंग टू द नेसेसिटी, व्हाट इज इंडियन लॉ रिलेटिंग टू द नेसेसिटी। ठीक है, तो हम देखते हैं नेसेसिटी विंसिट लीगम। लिख लीजिए, नेसेसिटी विंसिट लीगम। नेसेसिटी ओवरकम द लॉ। नेसेसिटी ओवरकम द लॉ। देखिए, what do you understand by rule of necessity? What is rule of necessity? What is rule of necessity? What is the principle of necessity? Necessity means nothing is an offense. Nothing is an offense which is done by a person with the knowledge. अंडरलाइन कीजिएगा, nothing is an offense which is done by a person with the knowledge in good faith, which causes a harm to a person or property, but such an act must not be criminally intended by such person. अगर कोई एक एक्ट, किसी एक एक्ट की वजह से कोई सलाइट हार्म हो जाता है किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को, विद द नॉलेज, अंडरलाइन कीजिएगा, विद द नॉलेज, हियर द नॉलेज इज नॉट एब्सेंट। For the defense of necessity, there is a knowledge of a person. Knowledge will be there, but there must be the absence of mens rea. Intention must be absent. For example, there is a flagration in the society and a house was burning. After 1, 2, 3, 4, 5 in the series, the house are burning and the fire is going towards the society. The society had टेंट हाउसेस। सोसाइटी में क्या है कि वो टेंट हाउस लगे हुए हैं और उस सोसाइटी के अंदर लगभग 100 एंड 150 टेंट हाउस हैं जिनमें टेंट है। एक टेंट में आग लगी, 1 से 2, 3, 4, 5, 10 टेंट में ऐसी आग पहुंच गई। एक खड़ा हुआ वहां पर देख रहा था, ये जो है 11th नंबर के टेंट में पहुंचा, उसको गिरा दिया। उसमें बहुत सी चीजें थी जिसमें नुकसान हुआ। 12th नंबर में पहुंचा, गिरा दिया। अब यहां से 10 नंबर तक तो आग लगी, 11 और 12 में आग नहीं पहुंच पाई, एंड सो ऑन। उसके बाद जो है आगे जो बचे हुए 100 एंड 150 जो टेंट है वो सब बच गए। 2 गिरा दिए उन्होंने। 2 गिराने से ये हुआ कि जो आग तो मूव कर रही थी एक लार्ज स्केल की तरफ, उसको रोक दिया गया। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि वेदर अ पर्सन हु हैड नॉलेज दैट when he will broke out 10th 11th एंड 12th, 11th नंबर का 12th नंबर का जो टेंट वो गिरा रहा है उसमें कुछ चीजें हैं, कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं, कुछ कीमती सिक्योरिटीज है वहां पर रखी हुई है, उसके बावजूद वो उसको गिरा देता है। आग वहीं तक रुक जाती है और 12 नंबर से आगे कुछ आग नहीं पहुंची। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर अ पर्सन इज लाइबल हु हैज ब्रोकन डाउन सच टेंट्स और नॉट। No, bhai, he will not be liable. Why he will not be liable? Defense of necessity will be available to him. Because the defense of necessity, because the principle of necessity is available. The principle of necessity is available on the causes, on the reasons to prevent a greater harm. A lesser harm may be done. ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए लेसर हार्म में बी डन और मे बी कॉज्ड। ठीक है, क्लियर है? देयरफॉर इन
धनिया दाजी केस, व्हाट हैपेंड इन दैट केस, एक हम फैक्ट बताते हैं, उसमें जरा बताइएगा कि व्हाट वाज हैपेंड। एक पर्सन है, वो टॉडी रखते हैं। टॉडी कुछ एक स्कल टाइप होती है, मतलब कि स्कल तो नहीं, अगर कह दे टॉडी होती है। टॉडी को जो है एक खजूर के पेड़ में वो रखते हैं, और उससे उसका लेग जो होता है वो लेते हैं। सपोज ए नाम का एक पर्सन है, उस टॉडी को रखता है, लेकिन बी आता है, बी डेली उससे चुरा लेता है। सपोज बी उस टॉडी से जो भी लेग आता है उसको डेली चुरा लेता है। वन डे टू कॉट अ थीफ, थीफ को पकड़ने के लिए ए क्या करता है कि ए उस टॉडी के अंदर पॉइजन मिक्स कर देता है, और कहता है कि जो भी इस टॉडी को अब लेगा और वो पिएगा तो उसकी अब पकड़ा जाएगा कि किसने जो है चोरी कर रहा था पिछले 3-4 दिनों से। तो वही जो रूटीनली बी आता है, बी टॉडी लेता है, मुंह लगाता है, पी जाता है, बी की डेथ हो जाती है। नाउ ए was charged for committing the death of B. A took the defense of necessity. वो कहते हैं कि सर टू bring out who is a main accused, to bring out who is a main culprit who has committing a theft since last 2 or 3 days. That's that. I did that and I have mixed some poison into a toddy. टोडी में कुछ पॉइजन मिक्स किया, इसी रीजन से, ताकि पता लग जाए कि मेन थीफ है कौन। तो वेदर द रूल ऑफ नेसेसिटी अवेलेबल हियर और नॉट? नो भाई, नहीं होगा। नहीं, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई हम रीजन किसी की बताइए। जान नहीं ले सकते किसी की, मतलब नेसेसिटी के नाम पर। यस, नेसेसिटी के नाम पर जो है जान नहीं ली जा सकती। मतलब कि आप एक इतना ऑफेंस कर रहे हैं, आपको किस ऑफेंस को प्रिवेंट करना है? ऑफेंस प्रिवेंट कर रहे हैं आप थेफ्ट का, और ऑफेंस कमिट कौन सा कर रहे हैं? मर्डर। मर्डर। तो आप देखिए कि अगर रूल ऑफ नेसेसिटी कहता है टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म, लेसर हार्म में बी कमिटेड, लेसर हार्म में बी डन। अब यहां पर तो उल्टा हो रहा है, टू प्रिवेंट अ लेसर हार्म, अ ग्रेटर हार्म में बी डन। रूल ऑफ नेसेसिटी डज नॉट अप्लाई इन सच अ केसेस। केस का नाम लिखिए धनिया दाजी केस, धनिया दाजी केस। क्लियर है बात? क्लियर आसिमा? एवरीवन? यस सर। जी भाई, क्लियर है भाई। बताते रहिए, ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम आपको बताते हैं। एक शिप है, शिप अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से चलता है। आफ्टर अ टाइम, अब कुछ दूर चला या कुछ घंटे चला, कुछ घंटों के बाद जो है, जैसे शिप अपनी रफ्तार एक स्पीड में चल रहा था, तो पता लगा कि आगे आने वाली जगह पर तूफान है, और बहुत बड़ा तूफान है, स्टॉर्म है। और दिस इज द पॉसिबिलिटी दैट कि जितने सब शिप में है, अगर कुछ ना इससे वजन कम किया गया, कुछ वजन कम ना किया गया, तो सब के सब डूब जाएंगे और ड्रॉट हो जाएगा। ठीक है, सिंक हो जाएगा पूरे का पूरा शिप। अब जो शिप था, शिप के अंदर जो थे 500 स्लेव्स थे। कितने थे? 500 स्लेव्स। 500। उन 500 के 500 स्लेव्स को थ्रो आउट कर दिया गया, और जो वहां पर नॉर्मल पर्सन्स थे उनकी जान बच गई। अब वो जो है आते हैं, आने के बाद दे हैव बीन चार्ज फॉर थ्रोइंग द स्लेव्स। स्लेव्स के थ्रो करने के लिए उनको चार्ज किया गया। पूछा कि स्लेव्स का है, तो उन्होंने कहा कि तूफान आया था, तूफान आने में हमने फेंक दिया, क्योंकि टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म लेसर हार्म में बी कमिटेड, रूल ऑफ नेसेसिटी उन्होंने कहा। तो बताइए वेदर द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी अवेलेबल और नॉट? नो भाई, नहीं होना चाहिए। अनसुईया? यस सर, अवेलेबल होगा। अवेलेबल होगा? मतलब 500 स्लेव्स की जान ले रहे हैं? आर यू गेटिंग द पॉइंट?
सर नहीं होगा सर। 500 लोग बहुत हो गए, 500 लोगों की जान ली जा रही है, समझ रहे हैं आप? नहीं होगा। लिखिए गिलबार्ड वर्सेस ग्रेगसन, गिलबार्ड वर्सेस ग्रेगसन। जो हमने फैक्ट बताया वही है, कोर्ट ने मना कर दिया, कोर्ट हैज डिनाइड टू एक्सेप्ट द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी एंड all the persons have been charged for throwing slaves or committing their death. क्लियर है? जी भाई क्लियर है। चलिए, now the question is arises relating to the preservation. इन्होंने यहाँ पर एक डिफेंस और लिया था, इन्होंने कहा था कि सर सेल्फ प्रिजर्वेशन इज अ हाईएस्ट ड्यूटी सर इसमें एंड इस सेक्शन में गुदफैती का, इस सेक्शन में जो है गुदफैती ज्यादातर प्रोबेबिलिटी बनती है, ज्यादातर गुदफैत की ही बात करता है। कोई भी बिल्कुल कारण बिल्कुल गुड फेथ की। अब यहाँ पर सुनिए क्या हुआ। सेल्फ प्रिजर्वेशन का रूल होता है, एक सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाना। तो यहाँ पर जो गिलबार्ड वर्सेस ग्रेगसन का केस था, इसमें भी कहा गया कि सर सेल्फ प्रिजर्वेशन है एंड slaves आर लो कैटेगरी पर्सन, दे कैन नॉट बी प्रिवेल ओवर द जनरल पर्सन। जो एक जनरल सोसाइटी है उनके ऊपर स्लेव्स को प्रिवेल नहीं किया जा सकता, समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर अब क्वेश्चन अराइज होता है कि वेदर ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्फ प्रिजर्वेशन, खुद को बचाने के लिए, वेदर द डेथ ऑफ एनी पर्सन कैन बी कमिटेड। सपोज करिए 4 लोग हैं, एक शिप है, शिप जो है ट्रेवल किया अपने पर्टिकुलर डेस्टिनेशन से, ठीक है, डिपार्चर किया। डिपार्चर करने के बाद जो है 4 लोग शिप के अंदर हैं। कितने हैं? 4 लोग, 3 अडल्ट 1 चाइल्ड। अब क्या हुआ कि शिप जो है टर्बुलेंस और तूफान में फंस गया, स्टॉर्म आया, स्टॉर्म में फंस गया बुरी तरीके से। अब जो डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन पहुंचने में भी वक्त लगेगा, लगभग भी 30 to 40 डेज। अब जितना भी पानी था, जितना भी खाना था, जितना उनके पास चीजें थी, द थिंग्स दे हैड विद देम, they have been over, and all the things which they had carried from the destination point, they have been finished, खत्म हो गई, और वो कुछ दिन तक ही चली। अब वो जो है 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10-15 दिन उन्होंने बिना खाने के, बिना भोजन के गुजार दिया। वन डे वन पर्सन हैज केम टू द अदर, एक मेजर पर्सन दूसरे मेजर पर्सन के पास आता है। वहां पर सपोज करिए ABC मेजर है, एक्स नाम का एक चाइल्ड है। ए बी सी से कहता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट शुड वी हैव टू डू टू प्रिजर्व आवर लाइफ, हमें अपनी लाइफ बचाने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना चाहिए। तो व्हाट हैपेंड इन दिस केस, ए ने कहा कि वी हैव टू किल एक्स, एक्स की हमें डेथ कर देनी चाहिए, और जो उसका फ्लैश होगा, जो उसका मांस होगा, उसको हम खा लेंगे, जो ब्लड होगा उसको हम पी लेंगे। ब्लड से हमारी प्यास बुझ जाएगी, मांस खाने से हमारा भूख खत्म हो जाएगी, जो भी हमारी हंगर है। बी हैड डिनाइड, बी ने मना कर दिया, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज एक्स इज ऑल्सो अ पर्सन, एक्स इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। बट आफ्टर सर्टेन पीरियड, विद द स्पैन ऑफ द टाइम, 1-2 दिन फिर बीते, बी भी एग्री हो गया। अब ABC तीनों एग्री हो गए, तीनों ने जो है एक्स नाम का जो चाइल्ड था उसका डेथ कॉज करने के बाद उसका जो फ्लैश था उसको खाया, और जो ब्लड था उसको पिया,
अब वो सब कुछ करने के बाद अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर आए। डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचने के बाद पूछा गया कि वेयर इज हिज चाइल्ड। दे हैड रिप्लाइड कि उन्होंने उसको खा लिया टू प्रिजर्व देयर लाइफ। दे हैव बीन चार्ज फॉर किलिंग अ चाइल्ड। बताइए व्हाट आर द प्रोबेबल डिसीजन, क्या डिसीजन होना चाहिए विद रीजन? भाई they will be held be guilty, they will be held guilty for murdering or X a child. चाइल्ड की डेथ कॉज करने के लिए उनको लायबल किया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं आप। अनुसैया? Because self preservation is no necessity. यस सर, लायबल होगा मर्डर के लिए। विधि परामर्श आसिमा? जी सर, अगर एक फॉर एग्जांपल अगर कोई वो बच्चा, अगर कोई घर है, उस घर में अगर आग लग जाता है, अगर वहाँ बच्चा मौजूद है और खिड़की तोड़ के कुछ भी होता प्रवेश कर लेता है, इंटर कर लेने के बाद में अगर वो बच्चा बाहर निकल आता है, बाहर निकाला जाता है, बड़ी हान छोटी हान छोटी जो बड़ी मतलब इसमें सर जो है इसको नेसेसिटी का रूल्स का जो है लाभ मिलेगा। नहीं मिलेगा। मतलब देखिए इस केस में नेसेसिटी का लाभ नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि सर वी हैव टू प्रिजर्व, वी हैड अ टाइम, एट दैट टाइम वी हैड टू प्रिजर्व आवर लाइफ because this is the presumption that the child will die first. In case of any natural calamity, in case of any absence of the food, in that particular scenario, this is the presumption that the child shall die first. And this is the presumption that the child may die first. क्योंकि उसके अंदर उतनी बर्दाश्त नहीं होती, चाइल्ड पहले मर जाएगा, इसलिए हमने उसको खा लिया ताकि अपनी लाइफ को बचा सके। द रूल ऑफ प्रिजर्वेशन। कोर्ट ने मना कर दिया। क्या कहा कोर्ट ने? सेल्फ प्रिजर्वेशन इज अ रूल बट सेल्फ सेक्रिफिकेशन इज हाईएस्ट ड्यूटी। किस केस में कहा ये? R versus Dudley and Stephens. आर वर्सेस डडले एंड स्टेफेंस। कौन थे इसके जज? Justice Coleridge. जस्टिस कॉलरिज। इन आर वर्सेस डडले स्टीफन, Justice Coleridge has held that self-preservation is a rule. Self-preservation is a rule, but self-sacrification is highest duty. Self-sacrification is highest duty, and there is no presumption that, child should die first. Anyone can die first. ठीक है, ये कोई वेग प्रिजम्पशन है कि चाइल्ड पहले डेथ करेगा, उसकी कैपेसिटी कम है। ठीक है, नहीं। क्लियर है बात? लिखिए, every human being is equal in a nature. Equal in a nature. Equal in a nature. Therefore, self-preservation is a principle, but self-sacrification is highest duty of any person. Highest duty of any person. क्लियर है बात? ठीक है, जल्दी से एक और चीज। सपोज करिए देयर इज ए प्लैंक। प्लैंक समझते हैं आप क्या होता है? भाई लकड़ी का टुकड़ा, गत्ता। लकड़ी का टुकड़ा कह दे या लकड़ी का तख्ता कह दे, है ना? लकड़ी का तख्ता है। सपोज करिए एक लकड़ी का तख्ता, एक आप अगर कह दे कैनाल में एक लकड़ी का तख्ता है, वो तैर रहा है। दो पर्सन स्ट्रगलिंग कर रहे हैं कि वो भी डूबे जा रहे हैं।
दो पर्सन है, एक्स और वाई दोनों डूबने की कगार पे है। अब वो जो है आपस में देखते हैं, वो लकड़ी के उस तख्ते को एक्स पकड़ता है और वाई पकड़ लेता है। दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन उसके ऊपर बैठे। एक्स ने वाई को धक्का दिया और एक्स उसके ऊपर बैठ गया, समझ रहे हैं, और किनारे लगकर अपनी जान को बचा लिया। बताइए वेदर द रूल ऑफ नेसेसिटी और डिफेंस ऑफ नेसेसिटी विल बी अवेलेबल टू एक्स और नॉट। बताइए। यहाँ शायद शायद होगा ना, यहाँ शायद अवेलेबल हो जाएगा। देखिए लॉ में शायद नहीं होता, और पिनल लॉज में तो शायद होता ही नहीं। एनीवन? तजीर सर यहाँ पर डिफेंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? हाउ इट विल बी अवेलेबल? चलिए दूसरी चीज सुन लीजिए, यहीं पर एक दूसरा एग्जांपल। एक्स और वाई दो पर्सन हैं। एक्स प्लैंक के ऊपर बैठा है और वाई प्लैंक को पकड़े हुए है। वाई एक्स को धक्का देता है, थ्रो करता है, और कैनाल में एक्स को डुबो देता है। प्लैंक के ऊपर वाई बैठता है, किनारे आता है, जान अपनी बचा लेता है। वाई हैज बीन चार्ज फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ एक्स। वो प्लीड करता है कि सर रूल ऑफ नेसेसिटी हैज टू बी अवेलेबल बिकॉज द नेसेसिटी स्टेट्स to preserve and to prevent oneself is the highest duty। अपने आप को बचाना जरूरी है, सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो बताइए रूल ऑफ नेसेसिटी अवेलेबल होगा कि नहीं? भाई यहाँ नहीं होगा अवेलेबल। दोनों में डिफरेंस क्या है? सर भाई यहाँ उसमें पर सर पहले व्हाट वाले इज द में डिफरेंस बिटवीन टू? सर दूसरे वाले इलस्ट्रेशन में वो ऑलरेडी उस पे बैठा हुआ था और उसने उसको इंटेंशनली धक्का मारा है, तो उसमें मतलब उसको नहीं मिलेगा। और जो दूसरा पहला वाला जो था आपने बताया, उसमें प्लैंक उन दोनों को ही दिखा रिवर में फ्लोट कर, किसी का एक दूसरे का नहीं था, वो दोनों ने ट्राई करा था उस पे बैठने का। तो समझ रहे हैं ना आप? देखिए रूल ऑफ नेसेसिटी आपको वहीं तक अवेलेबल है जहां तक आप जो है इंटेंशनली कुछ नहीं कर रहे। आप वहां पहले वाले इलस्ट्रेशन में एक्स और वाई दोनों लड़ रहे हैं, समझ रहे हैं आप? अब लड़ते लड़ते वाई को धक्का दिया, वाई गिर गया, एक्स प्लैंक के ऊपर बैठ के जान बचा लिया। तो रूल ऑफ नेसेसिटी एंड द डिफेंस ऑफ द नेसेसिटी विल बी अवेलेबल टू एक्स। लेकिन जहां ऑलरेडी एक्स प्लैंक के ऊपर बैठा हुआ है वहां पर वाई धक्का नहीं देगा। समझ रहे हैं आप? क्लियर टू यू और नॉट? जी भाई क्लियर भाई। लिख लीजिएगा दोनों प्रॉब्लम। अब जरा सेक्शन पढ़ दीजिए। Section 19, act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm. Nothing is an offense merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm if it be done without any criminal intention to cause harm and in good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property. क्या कह रहे हैं? नथिंग इज एन ऑफेंस मेडली बाय रीजन ऑफ बीइंग डन विद द नॉलेज। अंडरलाइन करेगा, विद द नॉलेज। देखिए हम जितने भी तुम्हें अभी तक केसेस अब बताए हैं, इलिस्ट्रेशन बताए, उन सब में नॉलेज तो थी। यस नो? बट देयर मस्ट बी द एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। यहां पर नॉलेज है। देखिए देयर इज अ केस व्हेन अ पर्सन हैड अ नॉलेज टू कमिट एन एक्ट, सच एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस। समझ रहे? यहाँ नॉलेज है लेकिन एक्ट कर रहे जो विच कॉजेज अ स्लाइट हार्म, विच कॉजेज आर लाइकली टू कॉज एन हार्म, कुछ हार्म करता है, देन सच एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस।
क्या कह रहा है आगे? लाइकली टू कॉज हार्म if it is done without criminal intention, there must be the absence of the mens rea. There should be the absence of the mens rea. There should not be a guilty mind. There should not be a guilty mind on the part of the accused. ठीक है? And such act must have been done in good faith. Is it clear to you or not? And what should be the purpose of the act? To prevent and avoid ग्रेटर हार्म। greater harm. इसके दोनों इलिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए हैं। इलिस्ट्रेशन बी पढ़िए। Illustration B. A in a great fire pulls down houses in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention in good faith of saving human life or property. Here, if it be found that the harm to be prevented was a nature and so imminent as to excuse his act, he is not guilty of the offense. क्लियर है बात? इज इट क्लियर टू यू? जी भाई जी। वही हो गया ना हमारा इलिस्ट्रेशन टेंट हाउस वाला, ठीक है ना? चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। नाउ डोली इन कैपेक्स, डोली कैपेक्स सेक्शन 20 20 and 21. 21. What do you mean by dolly in capex? What is it? Tell me. Only in capex मतलब not capable of forming any intention or forming any guilty mind. Okay. And if a person having a guilty intention and the person is under the age of under the age which has been provided under section 20, तब क्या होगा? तब भी उसको यहाँ पर एब्सोल्यूट डिफेंस हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे 7 के अंदर, वो सॉरी 7 के अंडर अगर है। देखिए क्या कह रहा, नथिंग इज एन ऑफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन, अब यहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं है। when the act has been done in a good faith, when it is not intended to be done, when it is not a knowledge of a person, नहीं नहीं कुछ नहीं है। देखिए absolutely लिख दिया, nothing is an offense which is done by a person, by a child under the age of 7 year। अगर 7 ईयर के बच्चे ने कोई ऑफेंस किया, 7 ईयर से कम के किसी भी चाइल्ड ने कोई ऑफेंस किया है, such person and such child shall not be held liable for particular act. Yes, no? यस। यहाँ इंटेंशन की जरूरत ही नहीं है, यहाँ नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, एक्टर सीरियस की जरूरत ही नहीं है। इज एब्सोल्युटली नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ पेनल लॉज। पेनल लॉज में नहीं आएगा, उसका एक्ट एब्सोल्युटली डिफेंड किया जाएगा, डिफेंस मिलेगा, एब्सोल्यूट डिफेंस है। यहाँ डिफेंस के साथ कोई प्रोविजन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए कहा जाता है डोली इन कैपेक्स, पर्सन अनेबल टू कमिट अ क्राइम, चाइल्ड अनेबल टू कमिट अ क्राइम। माना जाता है, यहाँ पर लॉ प्रिज्यूम करके चलता है कि द चाइल्ड हु इज बिलो द एज ऑफ 7 ईयर he is not competent to commit an offense. क्लियर है बात? चलिए एक सवाल है हमारा यहाँ, द चाइल्ड हु इज एग्जैक्टली ऑफ द 7 ईयर ऑफ एज, हारिस, whether he shall be held liable or not? जी भाई, क्योंकि यहाँ पर अंडर 7 इयर्स ऑफ एज लिखा है। Now law presume that the person on the day of the offense, if exactly of a 7 year of age, the defense of section 20 of the BNS will be available to such child. क्लियर है बात? लिख लेना ये बात, ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन आता है, ये तो सही है ना, डोली इन कैपेक्स। नेक्स्ट पढ़िए, डोली कैपेक्स सेक्शन 21 पढ़ो भाई।
Section 21. Act of child above 7 and under 12 years of age of immature understanding. Nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on that occasion. देखिए यहां पर आप अंडरलाइन कीजिएगा, क्या कह रहा है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव द एज ऑफ 7 ईयर एंड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर। देखिए इन्होंने ये कह के छोड़ देते, नहीं छोड़ा। समझिएगा बात, क्या यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी है, क्या ट्रिगरनेस है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर द एज ऑफ अबव द एज ऑफ 12 above the age of 7 year under the age of 12 year। अगर कोई ऑफेंस 7 साल से ऊपर के बच्चे या 12 साल से कम के चाइल्ड के द्वारा किया गया है वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन यहां पर अंडरलाइन कीजिएगा, क्या कह रहे हैं कि लेकिन हु हैज नॉट अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी, द चाइल्ड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड सफिशिएंट मेच्योरिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए एक बॉय है, ही इज 10 ईयर ऑफ एज, ही हैज टेकन अ नाइफ लेता है और बी को मार देता है एंड ही हैड अ सफिशिएंट मेच्योरिटी। 7 साल से ऊपर है, 12 से कम है, सफिशिएंट मेच्योरिटी है। तो बताइए whether the defense of section 21 will be available to such child or not? नो भाई, यहाँ अवेलेबल नहीं होगा सफिशिएंट मेच्योरिटी की वजह से। or any other special law in case of any special law? juvenile तज़ीन, justice, तज़ीन, यस सर। हम ये पूछ रहे हैं, हमारा सवाल ये है, एक चाइल्ड है 10 ईयर ओल्ड है, ए नाम का बी नाम के शख्स को चाकू से गोदकर मार देता है। तो आपने कहा सर सेक्शन 21 बीएनएस का डिफेंस उनको नहीं मिलेगा। तो हम ये कह रहे हैं कि क्या किसी और कानून में भी उनको डिफेंस नहीं मिलेगा, किसी और स्टैट्यूट में भी उनको नहीं मिलेगा, किसी स्पेशल लॉ में भी नहीं मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा? क्या कह रही है भाई? अगर सर नहीं स्पेशल लॉ में अगर प्रोवाइडेड होगा तो मिलेगा, क्योंकि स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल। मिलेगा भैया, मिलेगा। अगर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में दिया गया है कि if any offense has been committed by a child under the age of the 16 year, समझ रहे हैं आप, तो वो तो डिफेंस मिलेगा ना। समझ रहे हैं आप? दो द चाइल्ड इज नॉट लाइबल टू कमिटिंग अ मर्डर, but the defense given under the special law shall be given to an accused child। क्लियर है बात? yes no? जी भाई, here is a beneficial interpretation of the laws। याद रखिएगा, जनरली penal laws जो होते हैं they are not liberal, they are not to be interpreted liberally। लिबरल इंटरप्रिटेशन नहीं होता, लेकिन इन केस ऑफ द स्पेशल ट्रीटमेंट के मामलों में लिबरल इंटरप्रिटेशन होना शुरू हो जाता है। अभी आपने कहा कि 7 ईयर से कम का कोई भी बच्चा होगा, कोई भी ऑफेंस करे, कोई ऑफेंस ही नहीं है। यहाँ कहा ही नहीं कि मेच्योरिटी होना हो। फिर कहा कि अगर 7 साल से 12 साल तक का कोई बच्चा है, अगर मेच्योरिटी है, कोई ऑफेंस करता है तो ऑफेंस है, अदरवाइज ऑफेंस नहीं है। उसमें भी जो स्पेशल लॉ आ जाएगा, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन। ठीक है, क्लियर है बात? तो लिखिए उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग। उल्ला महापात्रा वर्सेस किंग, व्हाट वाज हैपेंड इन दिस केस, जो हमने आपको बताया। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि द डिफेंस ऑफ सेक्शन 82 आईपीसी, अब सेक्शन
83 IPC and Section 21 of BNS will not be available to an accused person, accused child, though he may take the defense under the Juvenile Justice Act 2015. क्लियर है बात? नेक्स्ट, अच्छा एक 9 year old गर्ल है, बताइएगा इस प्रॉब्लम को. देयर इज अ 9 year old गर्ल who has stolen a necklace from a shop. एक गोल्ड स्मिथ की शॉप से जो एक नेकलेस जो है गोल्ड का 9 year old गर्ल चुराती है, और उसके बाद she had been gone to another shop and sold it. दूसरी दुकान पे जाती है, दूसरी शॉप पर जाती है, वहां जाकर वो उसको बेच देती है. तो बताइए whether she will be held liable for committing a theft or not? Yes भाई, he will be Yes, sir. liable. Why? भाई 9 साल उसके की. वो जो एक जगह से वो चोरी करके दूसरी जगह बेच रही है, इससे ये चलिए, शोर हो. एक 10 साल की 9 साल की लड़की है, एक नेकलेस चुराती है, उस नेकलेस को चुराने के बाद अपने भाई को दे देती है और कहती है देखना ये क्या है. दोनों में डिफरेंस बताइए. भाई पहले वाले में वो चोरी करके बेच दे रही है, तो इसका मतलब उसको ये पता है कि ये बिकेगा, तो उसके अंदर सफिशिएंट मैच्योरिटी वहां पर बेचने से शो हो रही है. दूसरे वाले केस में वो चुरा कर अपने भाई को दे रही है, मतलब उसको नॉलेज नहीं हो, ये जज नहीं कर पा रही है कि उसने क्या चोरी किया है, क्या है, या चोरी की भी है नहीं, वो दिखाने उसका ये शो हो रहा है. क्लियर है? ये सबका आंसर है. जी सर. क्लियर? नेक्स्ट. ठीक है ना? जी. चलिए, तो आज का हमारा यहाँ तक का एक टॉपिक रूल ऑफ नेसेसिटी हमने पढ़ा. रूल ऑफ नेसेसिटी हमने देखा, उसके बाद डॉली इन कैपेक्स, डॉली कैपेक्स,